हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भी आप सीटेट स्टेट जो भी एग्ज़ाम आपका होता है उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप टीजीटी और पीजीटी मतलब टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आप जब टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसके बाद टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करिएगा उसके बारे में, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे मैंने लिखा नहीं है, मतलब नॉर्मल सी बातें हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है कि आप कैसे तैयारी कीजिएगा, ठीक है। यही मतलब कोई बहुत बड़ा मैंने पॉइंट को नोट डाउन नहीं किया, कोई चीज़ों को मैंने स्ट्रक्चर वाइज में समझा दिया है। कोई भी चीज़ों को आपको पता है, कॉमन सेंस वाली सब चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज में आपको समझा दे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है और आपको चीज़ें समझ जाते हैं और उसको अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी आपको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है और आप एग्ज़ाम को ईजिली में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि आप टीजीटी पीजीटी को टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपका पीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक मतलब देने के लिए आपको टेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टीजीटी एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ स्टेट में है, जैसे आप बिहार में टीजीटी और पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम में आप अपीयर करते हैं तो वहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 होता है, वहाँ पर दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर टीजीटी में तो कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। और सेंट्रल में बात करें तो टीजीटी में भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीजीटी में भी अब टेट क्वालिफाई नहीं, लेकिन अपकमिंग आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जो है वो करिएगा क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में, ठीक है। तो वही है, सबसे पहली बात, नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न और उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब लगभग हर एग्ज़ाम में देखिएगा तो जब भी उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो कुछ एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको, हर एक एग्ज़ाम में आपको उसका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल ये पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको पता नहीं रहेगा, टाइम आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे करिएगा, वहाँ पर आपका टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और फिर आपका एग्ज़ाम, आपका सारा मेहनत जो है वो रखा रह जाएगा और फिर एग्ज़ाम ही नहीं जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो इसीलिए जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से प्लानिंग कर सके, वहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर कर सके, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना तो आपको पता ही होगा। गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का कर रहे हो, जो भी आप पार्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी, आजकल इंटरनेट है, टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारा कुछ है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो कि पार्टिकुलर एग्ज़ाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता देंगे, दे देंगे आपको, या फिर अलग अलग मार्केट में पब्लिशन्स के किताब, मतलब डिफरेंट पब्लिकेशन के किताब अवेलेबल हैं, जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कहीं से आपको पीडीएफ मिल गया, जो भी आपको मिल गया, तो वो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर से गो थ्रू होना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा टॉपिक को पूछा है, कैसे क्वेश्चन पूछा है, कैसे लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, कैसे क्या पूछा है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने से आपको उस एग्ज़ाम को टारगेट करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। तो आपको जो है उससे गो थ्रू हो जाना चाहिए, उससे आप होइएगा तो आपको क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा और उस एग्ज़ाम का प्लानिंग करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब थोड़ा सा आपको एनालिसिस कीजिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम।
अलग अलग आपका एग्ज़ाम होता है, थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्टिकुलर एग्ज़ाम डिफरेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, उस सब टाइप से आप मिला करके प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप में मतलब अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर पाइएगा और देख पाइएगा कि आखिर रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है और उसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल का मतलब एग्ज़ाम का आपका एग्जाम्पल है, KVS हो गया, NVS हो गया, DSSP हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, बिहार में आप टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार गवर्नमेंट का टीचर एग्ज़ाम हो गया, झारखंड में आप बनना चाहते हैं तो झारखंड टीचर का एग्ज़ाम हो गया, आप यूपी में बनना चाहते हैं तो यूपी का हो गया, आप हिमाचल में बनना चाहते हैं तो आपको जो भी रिसोर्सेज है उससे डिफरेंट एग्ज़ाम का जो है वो क्या करिए, वो आप उसका प्रीवियस ईयर देखिए, उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा कि रियल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर है कलेक्ट द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ पार्टिकुलर एग्ज़ाम। देखिए ये सब एग्ज़ाम जो भी होता है आपका TGT और PGT का, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मैथ है तो मैथ हो गया, साइंस तो साइंस हो गया, हिस्ट्री तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो मेन आपका अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीक़ा से स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही ईजिली वे में जो है आप इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी आप सब्जेक्ट में देखें तो 9th का है, कुछ पोर्शन 10th का है, 11th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, इतना सारा आप देखिएगा तो काफ़ी सारा टॉपिक हो जाता है, काफ़ी कुछ बुक हो जाता है और इतना सारा चीज़ को मतलब एक साथ मतलब रखना माइंड में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब आपका एग्ज़ाम में आता है, 9th 10th 11th 12th और आपका ग्रेजुएशन का और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो वही क्या कीजिए आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत इतना जो मैंने आपको बात बोला उतना का सिलेबस देखिएगा, उतना चीज़ों का तो बहुत सारा आपका हैवी सिलेबस हो जाएगा, तो उतना तैयार करने लगेगा तो आपको तैयार होगा नहीं, ठीक है। और उसको तैयार करना, एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या करिए, उसके ऑफिशियल सिलेबस पर जाइए कि हम KVS को टारगेट कर रहे हैं तो उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, अगर हम NVS को टारगेट कर रहे हैं तो उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, DSSP को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टिकुलर एग्ज़ाम को देखिए ताकि आप मतलब आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको टैलेंट नहीं बनना है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, पहले आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ जितना सिलेबस रहेगा उतना ही हम लोग रेडी करेंगे, बाकी थोड़ा सा 5% 10% आपका हर एग्ज़ाम में ऊपर नीचे सिलेबस में होता है। तो ऑफिशियल सिलेबस से देखिएगा तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है वो कुछ एग्ज़ाम को छोड़ करके मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है वो पूरे ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो किया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत तो हर एग्ज़ाम में इधर उधर हो ही जाता है, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो कीजिए पार्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, ठीक है, समझ गया। फिर है वही आपका कंप्लीट द सिलेबस पार्टिकुलर एग्ज़ाम TGT PGT एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसका जो भी सिलेबस है, जो भी आपको ऑफिशियल सिलेबस आपको दिया गया है उसका क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए, ठीक है। उसका आप तैयार कीजिए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जब तक तैयार नहीं कीजिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। तो आप उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम का जो है वो क्या कीजिए, सिलेबस को रेडी कीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। कलेक्ट द सिलेबस ऑफ जनरल पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अगर आप ले लीजिए तो वहाँ सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उस केस में अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से तैयार है, चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो, आराम से उसमें आप अपीयर कीजिए। अपीयर करने के बाद आप आराम से क्या करिए, उसमें आपका सिलेबस बहुत अच्छा है तो इजीली वे में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसे लेकिन आप KVS का एग्जाम्पल ले लीजिए, NVS का एग्जाम्पल ले लीजिए, EMRS का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर जनरल पार्ट भी रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, सब कुछ रहता है और इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आप सब्जेक्ट में बहुत तेज़ हैं, जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था KVS का हुआ था और EMRS का हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग जिनका सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और जिसका जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग था तो वो प्री को क्वालिफाई करके चले गए और उनका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, और जिनका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब मेन सब्जेक्ट उनका जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो प्री को एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा अलग पैटर्न पर जो है वो थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया था इस बार। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो
ये कॉमन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो मेंस में बैठे ही नहीं, अब कॉमन पेपर को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस में कैसे वो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो इसी केस में जो है वो उनका एग्ज़ाम जो है वो क्या हो गया, नहीं निकल पाया। ठीक है, तो इसीलिए ये सब एग्ज़ाम का अगर आप दिए होंगे आप एग्ज़ाम और इसमें रह गए होंगे तो आप जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये सिलेबस किसका, ये जनरल पार्ट का। तो ये आपको बिल्कुल तैयार करना है, इसको आप नेगलेक्ट होकर के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है और बिल्कुल, और अगर आपका मान लीजिए एक ही साथ है, जनरल पार्ट भी है और कॉमन पेपर भी है, मतलब प्री मेंस नहीं हो रहा है, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। अगर देखिए सब्जेक्ट का तो सबका स्ट्रांग रहता ही है और आपको सिलेक्शन लेना है, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो जनरल पार्ट को भी तैयार कर लीजिए। मान लीजिए सब्जेक्ट पेपर में आपका कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया, कुछ आपका 2 4 5 टॉपिक एक्स्ट्रा आ गया, तो इस केस में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज़ आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। तो बिल्कुल भी आप इसको नेगलेक्ट नहीं करें। अगर आप अभी रिसेंट एग्जाम में अपीयर किए होंगे तो इसका इंपॉर्टेंस आप जान सकते होंगे, आपको कितना गुस्सा खुद पर आया होगा, वो आप ही मतलब एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और उस एग्ज़ाम से मतलब नहीं अच्छा जाए तो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है उसका फीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको रेडी करना पड़ेगा। जनरल पार्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, मैंने बोल दिया था, फिर से दोहरा रहा हूँ। प्री है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहाँ पर प्री में बैठिएगा तब जाके मेंस में बैठिएगा। और अगर आप सिलेक्शन तक पहुँचना चाहते हैं तो सब्जेक्ट पेपर मान के चलिए थोड़ा सा हार्ड आ गया। अगर आपका कॉमन पेपर तैयार है तो सब्जेक्ट पेपर के मार्क्स को ऊपर नीचे हुआ तो वो आपको क्या कर देगा, वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, वो आपको जो है वो क्या कर देगा, हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने में, क्योंकि आपको पार्टिकुलर सिलेक्शन ही लेना है। किसी भी तरीक़ा से सिलेक्शन आप ले लीजिए, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ पर प्री मेंस है तो वहाँ आपको तो तैयार करना ही पड़ेगा। प्री क्वालिफाई कीजिएगा, मेंस में जाइएगा और मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाकर के इंटरव्यू में जाइएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद वही है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस गो थ्रू मॉक टेस्ट। आपको एग्ज़ाम में कैसे अपीयर करना है, आपको एग्ज़ाम में कैसे वहाँ पर 3 घंटा 2 घंटा जो भी है उसमें आप कैसे कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सब सारी चीज़ों का जो है वो डिस्कशन, सारे चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि रियल एग्ज़ाम का ऑफलाइन जो भी अवेलेबल है, और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने में और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है, देखना है कि उसमें देता है। उसमें जैसे आपको आजकल बहुत ही फेमस एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पर आपको देता है, उसमें बताता है। थोड़ा सा आप देखिएगा तो उसमें बताइएगा कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ पर क्या है, ग्राफ व्राफ में सब कुछ आपको देता है। उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर अपना कलेक्ट कीजिए, किसको, वीक पॉइंट को देखिए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए कि आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट जो है वो कैसे हो गया। ठीक है, ये वाला वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या कीजिए, कलेक्शन कीजिए। वीक पॉइंट है तो उस पर आप बहुत अच्छे से काम करिए, तभी तो आपका वीक पॉइंट मतलब मॉक टेस्ट में अपीयर कीजिए। मॉक टेस्ट को अपीयर करने के बाद उसमें देखिए कौन सा वीक पॉइंट रह गया, फिर उस टॉपिक पर काम कीजिए, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करिए, फिर आपको कुछ मार्क्स इंक्रीज होगा। फिर दूसरा टेस्ट दीजिए, फिर उसको सीरियसली क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसमें से मेन पॉइंट को कलेक्शन कीजिए, उस टॉपिक पर काम कीजिए, फिर उसको दीजिए तो फिर आपका कुछ मार्क्स बढ़ेगा। इस टाइप से आप कोशिश कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ेगा और आप में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आएगा और आपको लगेगा कि आराम से हम एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। मतलब आप में पॉजिटिव फीलिंग आएगा, और पॉजिटिव जब फीलिंग खुद से आने लगता है ना तो कोई भी एग्जाम में आपको बहुत ईजी लगने लगता है। बाकी तो निगेटिविटी बहुत इतना सारा है कि पूछिए मत। वर्क ऑन द वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग है तो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको पता ही है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कंपटीशन हर एग्ज़ाम का, तो आपको पहुंचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या करिए, वर्क करिए वीक पॉइंट पर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। और ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। आपको पता है जब आप चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से सीरियसली वे में करिएगा
आप ये सोच के करिएगा कि इस चीज़ को हमको कैसे कम टाइम में करना है, कैसे करना है। इन सब चीज़ों पर आप सब कुछ करिएगा तो बहुत ही ईजी वे में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको आखिर करना क्या है। खुद से आप सोचिएगा, ठीक है। किसी के वीडियो को देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्मार्ट वर्क व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो अपने नॉलेज के बेसिस पर आपको बताया, आपने उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगाया, ठीक है। तो आप जब खुद से इम्प्लीमेंटेशन लगाइएगा तब आपको पता चलेगा कि आप उस एग्जाम को, पार्टिकुलर एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो खुद का स्मार्ट वर्क का प्लानिंग खुद का होता है, और आप किसी का वीडियो देख करके उस प्लानिंग को मतलब फॉलो करते हैं 100%, ठीक है। हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ को समझिए, लेकिन उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए और उससे कुछ पॉइंट को निकालिए, तो ये क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यही है, स्मार्ट वर्क करिए। तो वही है, आपको ये सब वर्क पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको वो चीज़ सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आई होप कि सारी बातों को मैंने बहुत कोई ऐसा कुछ बताया नहीं, मतलब नॉर्मल सी सारे पॉइंट को सीक्वेंस में मैंने लिख दिया और एक पॉइंट को मैंने लिख करके आपको एक्सप्लेन किया। अब इन सब निश्चिंत सी बात है, आप थोड़ा सा देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी आपको हेल्प मिलेगा। तो यही था, ऐसे जो भी मेरे पास होगा, आपको लगता है कि और कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और भी मेरे को जो भी लगेगा तो मैं हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ आपको जो है वो क्या करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, दूँगा आपको आइडिया, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्या था, ये मतलब आइडिया वाला वीडियो था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम अभी तो कुछ दिन तक बंद रहेगा, तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पर जो भी अपडेट होता है, वीडियो का अपडेट, मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और तैयारी करते रहिए, मेहनत से करते रहिए। नेगेटिविटी को ज़्यादा जो है वो क्रिएट मत होने दीजिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, और फाइनली आपका जो भी गोल है उसको सिलेक्शन लीजिए। निश्चिंत आप जो है वो क्या हो जाइएगा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।